नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्मा चुकी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति अब कुछ ऐसे मोड़ पर दोस्तों मुझे नज़र आ रही है जो आने वाले समय में यहाँ की राजनीति की दिशा का निर्धारण करेगी। देखिए, मैं बड़े बड़े पत्रकारों के इंटरव्यूज़ में देखता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के साथ जो वो लेते हैं, और उन सब इंटरव्यूज़ में कहीं ना कहीं जब राजनीति की बात होती है तो हाल फिलहाल के कुछ सालों में मुजफ्फरनगर के दंगे का जिक्र ज़रूर हो जाता है। मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 में हुआ था, अगस्त सितंबर में, और इस दंगे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का सारा स्वरूप बदल कर रख दिया। हालांकि 2014 में जो नरेंद्र मोदी की जीत थी उसमें भी कहा जाता है कि बहुत बड़ा योगदान मुजफ्फरनगर के दंगे का था, लेकिन 2017 में जो राजनीति यहाँ पर देखने को मिली उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के समय, वो बिल्कुल ही अलग थी। वो अलग इस लिहाज से थी कि यहाँ पर फुल मेजॉरिटी की सरकार अखिलेश यादव की चल रही थी। अखिलेश यादव अच्छा खासा डेवलपमेंट का काम करा रहे थे और अपने कार्यकाल के अंतिम 2 साल में लगभग 15, 16, 17 की अगर मैं बात करूं 2000 की, तो उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे काम किए बिजली को लेकर, सड़कों को लेकर, कि जिनकी वजह से उनकी इमेज अच्छी खासी बन गई और मीडिया में ये कहा जाने लगा था कि शायद अखिलेश यादव दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। अखिलेश यादव बुरी तरह से चित हुए और 300 से ज़्यादा सीटें लेकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही, जबकि उससे पहले उसके 35-40 विधायक के करीब शायद कुछ हुआ करते थे। यानी कि एकदम 10 गुने का इजाफा उनके मतों में कैसे हो गया, उनकी सीटों में कैसे हो गया। मुजफ्फरनगर दंगे का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और मैं मुजफ्फरनगर दंगे और जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सब को जोड़कर आपको कुछ बात आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ज़रा गौर से सुनिए। मुजफ्फरनगर में जब से मैंने होश संभाला है, 4 जो मुस्लिम यहाँ पर सांसद बने हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की अगर मैं बात करूँ, और इसकी शुरुआत बहुत कंट्रोवर्शियल शख्स 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद से हुई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री थे और वो कश्मीर छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए मुजफ्फरनगर आए थे, और यहाँ से शानदार सफलता हासिल करने के बाद वीपी सिंह ने उन्हें होम मिनिस्टर बना दिया था। उसके बाद कश्मीर में जो हुआ आप सब जानते हैं। इसके बाद 1999 में यहाँ एक इतिहास दोहराया गया। राष्ट्रीय लोकदल, जो वेस्ट यूपी की जाटों की पार्टी कही जाती है, चौधरी अजीत सिंह जिसका नेतृत्व करते हैं, उसका कांग्रेस के साथ गठबंधन था और मुजफ्फरनगर की सीट से सईदुज्जमा कांग्रेस के जीतने में सफल रहे। और उधर से जो कैराना सीट इसी ज़िले का हिस्सा थी, अब तो शामली ज़िला अलग बन गया है मुजफ्फरनगर से, कैराना लोकसभा सीट से जीते थे अमीर आलम खान राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर, और दोनों सीटों पर मुस्लिम जीतने में यहाँ पर सफल रहे। और इन दोनों ही मुस्लिम प्रत्याशियों को जाटों ने यहाँ के खुलकर वोट दिया था, और ये सफलता आज भी लोग याद करते हैं कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर और उसकी सीमा से लगती हुई कैराना लोकसभा सीट से मुस्लिम सांसद यहाँ से बने थे 1999 में। उसके बाद मुजफ्फरनगर से ही 2004 में मुनव्वर हसन सांसद बने, जो मूल रूप से रहने वाले तो कैराना के थे लेकिन चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से आकर। और कैराना से चुनाव लड़ा था रालोद के टिकट पर अनुराधा चौधरी ने, जो उस समय अजीत सिंह की पार्टी में बहुत बड़ी नेता हुआ करती थी, राष्ट्रीय महासचिव हुआ करती थी। और तय हुआ कि वहाँ से रालोद के टिकट पर लड़ेंगी अनुराधा चौधरी और मुजफ्फरनगर से लड़ेंगे मुनव्वर हसन, क्योंकि सपा और रालोद साथ आ गए थे। खैर, ये जीतने में सफल रहे। उसके बाद सपा और रालोद की संयुक्त सरकार भी बनी जब मुलायम सिंह यादव यहाँ चीफ मिनिस्टर बने 2004 में। 2009 का चुनाव आता है। 2009 के चुनाव में यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग चलती है मायावती की, और मायावती के टिकट पर कादिर राणा यहाँ से जीतने में सफल रहते हैं। यानी कि 3 लगातार चुनाव में मुजफ्फरनगर से मुस्लिम सांसद बनने में सफल होते हैं। और उसके बाद जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, सिनेरियो बदला, तो 2014 में डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ से सांसद बने मुजफ्फरनगर से, और 2019 में भी
19 में भी संजीव बालियान यहाँ से सांसद दोबारा बन गए। यहाँ पर समीकरण मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ मुजफ्फरनगर सीट पर कहा जाता है कि जाट बहुल सीट है, हालांकि 1-1.5 लाख जाट हैं और संजीव बालियान को 5-6 लाख वोट मिले थे और मैं नहीं मानता कि केवल जाटों के वोट पर ही वो जीते हैं। लेकिन यहाँ का जो जाट मुस्लिम समीकरण है वो पुराने समय में काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता आया है। और अब जबकि किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है तो लोगों की नज़र खासतौर से इस पर है कि वेस्ट यूपी का जो संगठन है किसानों का, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत वाला, राकेश टिकैत खुद जाट हैं, बालियान खाप से आते हैं, उनके बड़े भाई बालियान खाप के मुखिया हैं जो कि जाटों की सबसे बड़ी खाप है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसे जाटों का एक आंदोलन भी कहने की कोशिश कर रहे हैं लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका कहना है कि इसके ज़रिए यहाँ पर जाट मोबिलाइज हो सकता है, जाट एक बार फिर से राजनीतिक स्टैंड अपना चेंज कर सकता है। और इस राजनीतिक स्टैंड को चेंज करने के लिए प्रयास कर रही है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल वेस्ट यूपी में जाटों की पार्टी रही है और अगर मैं कहूँ कि सही मायनों में वो जो दावा करते रहे हैं, जैसे कि कभी देवीलाल के समय नेशनल लोकदल हुआ करती थी हरियाणा में, उसी स्थिति में कभी चौधरी चरण सिंह के समय में ये लोकदल पार्टी हुआ करती थी। बाद में इसे अजीत सिंह ने लीड किया और अब अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी इसको लेकर आगे चल रहे हैं। और जयंत चौधरी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो किसान आंदोलन के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं और किसान आंदोलन के लिए लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि वो 2022 के लिए अपना आधार तय कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल आधार खो चुकी है, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है। एक विधायक थे उनके बागपत ज़िले से, वो भी बीजेपी में चले गए थे। तो अब स्थिति ये बन रही है कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। हालांकि किसान आंदोलन में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर मैं बात करूँ तो ख़ासतौर से किसान आंदोलन में मुसलमानों का कोई सहयोग नज़र नहीं आ रहा है। और जितनी भी पंचायतें हुई हैं, चाहे वो अमरोहा में हुई हो, मथुरा में हुई हो, मुजफ्फरनगर में हुई हो, शामली के भैंसवाल में हुई हो, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें मुसलमानों ने कहीं बढ़ चढ़ कर अपना योगदान किया है। इसकी वजह है, बताता हूँ क्यों। 2013 का जब दंगा हुआ था दोस्तों मुजफ्फरनगर का, जिसे दंगा कहा जाता है, ये कायदे से जाटों की और मुसलमानों की आन की लड़ाई हुई थी। और इस दंगे में कुछ एक पक्ष से पहले एक मुस्लिम युवक की हत्या हुई थी, फिर उसके जवाब में 2 जाट युवकों की हत्या हुई थी। और इसके बाद सारा सिनेरियो बदल गया था। सिनेरियो कुछ इस तरीके से बदला था, कवाल गांव जो इस घटना का केंद्र बना था, वहाँ पर जब जाटों के 2 युवकों की हत्या हुई थी और उसमें 6-7 मुस्लिम लोग पकड़े गए थे, मुस्लिम युवक पकड़े गए थे, तो आजम खां साहब का फ़ोन आया था। आजम खां उस समय प्रदेश के बहुत पावरफुल मंत्री थे अखिलेश यादव के। आजम खां का फ़ोन आता है और वो डीएम को कहते हैं, सुरेंद्र सिंह जो डीएम थे मुजफ्फरनगर के, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लड़कों को पकड़ लेने की, इन्हें तुरंत छोड़िए। और डीएम सुरेंद्र सिंह और एसएसपी मंजिल सैनी थी उस समय, इन दोनों ने बिल्कुल सही युवकों को पकड़ा था, लेकिन उन्हें रातों रात छोड़ने के लिए कहा गया। आजम खां की जानकारी में ये बात किसने डाली थी? मुजफ्फरनगर के ही एक समाजवादी पार्टी के नेता अमीर आलम खान से। अमीर आलम खान जो कि 1999 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर कैराना से सांसद बन गए थे, बाई चांस बन गए थे, समीकरण ऐसे बने थे। अमीर आलम खान ने फ़ोन करके कहा था कि देखिए मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया गया है, और आजम खां का उसके बाद फ़ोन आता है और उन युवकों को छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फिर जाटों की और मुसलमानों की जो लड़ाई छिड़ती है वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, अन्य ज़िलों में, मेरठ में, सब जगह, कई जगह कर्फ्यू की स्थिति होती है। मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगाया गया था, मैं उसका साक्षी हूँ, और हालात बहुत टेंस रहे थे। तो इन सब चीज़ों के बावजूद कैसे अब राष्ट्रीय लोकदल या फिर भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े जाट नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन फिर से बनेगा। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को
जोड़ने की, जाटों को जोड़ने की, लेकिन मुसलमान नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके साथ। मैं भैंसवाल की पंचायत का आपके सामने जिक्र करता हूँ। भैंसवाल जो है वो शामली के जिस इलाके में स्थित है उसके नज़दीक एक गढ़ी पुख्ता इलाका है। गढ़ी पुख्ता एक छोटा सा कस्बा है। गढ़ी पुख्ता को रिप्रेजेंट करते हैं अमीर आलम खान। अमीर आलम खान जिन्होंने कवाल दंगे में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनके एक टेलीफोन ने। अमीर आलम खान जो वक्त वक्त पर पार्टियां बदलते रहते हैं, राष्ट्रीय लोकदल से सांसद बने, फिर समाजवादी पार्टी में चल गए, राज्यसभा सांसद बन गए मुलायम सिंह की कृपा से। उसके बाद बेटे को उन्होंने मायावती की पार्टी से टिकट दिलवा दिया। 2012 में उनके बेटे नवाजिश आलम खान विधायक बन जाते हैं बुढ़ाना से। फिर उसके बाद जब उन्हें लगता है कि मायावती की सत्ता जा रही है तो वो फिर आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ और बेटे को टिकट दिलवा देते हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से। हालांकि उनका बेटा हार जाता है वहाँ पर अवतार सिंह बढ़ाना के सामने। तो अमीर आलम खां जुड़ रहे हैं अब चौधरी अजीत सिंह की पार्टी के साथ। जयंत चौधरी के साथ उन्होंने मुजफ्फरनगर 29 जनवरी को जो पंचायत हुई किसानों की, जिसमें नरेश टिकैत मंच पर मौजूद थे, उसमें अमीर आलम खां ने उनके साथ मंच शेयर किया। इसके बाद जब भैंसवाल में उन्होंने रैली की जयंत चौधरी ने, तो उसकी सारी व्यवस्था अमीर आलम खां के हाथ में रही, उनके बेटे के हाथ में रही। तो किस उम्मीद से वो ये एक आशा की किरण देख रहे हैं इसमें जयंत चौधरी कि अमीर आलम खां को साथ लेकर क्या वो मुसलमानों के वोट और जाटों के वोट एक जगह फिर से कर पाएंगे, जैसे कभी चौधरी चरण सिंह के समय में हुआ करते थे। वो लगता है गलतफहमी में जी रहे हैं। मुजफ्फरनगर से आकर चौधरी चरण सिंह भी चुनाव हारे थे। 2019 में चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हारे हैं और अब 2024 में मुझे लगता है कि जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है जिनकी। उनका हश्र क्या होगा ये समीकरण सारे आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सारी की सारी जो स्थितियाँ बन रही हैं वो ऐसी बन रही हैं कि ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम एक साथ बैठते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मैं राजनीतिक गलियारों की बात करूं तो मैं किसी सांप्रदायिक भावना से ये बात नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर जाटों का समीकरण, मुस्लिम समीकरण बिल्कुल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और राष्ट्रीय लोकदल 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों को बहुत फेवर करती है। और क्या एक साथ डलेंगे वोट? क्या मुसलमान और जाट एक साथ वोट डालेंगे? आपको याद होगा उस समय किसान यूनियन भी जाटों के साथ खड़ी हुई थी जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। और आज किसान यूनियन अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। उनके मंच से कहा जा रहा है कि हमने अजीत सिंह को हराकर गलती की, जबकि अजीत सिंह वो शख्स थे कि वो कवाल में लोगों का हाल पूछने के लिए भी नहीं गए थे। जब जाटों के घर में हत्याएं हुई थी उनका हाल तक पूछने के लिए नहीं गए थे। किस मुंह से जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन यहाँ बनाने की बात राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी या फिर किसान यूनियन से जुड़े हुए कुछ जाट नेता कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्बिनेशन बन पाएगा। और इसके लिए इतिहास को लोग जो भूल जाते हैं उन्हें सबक सिखाता है वर्तमान, और वर्तमान में सबक मिल रहा है राष्ट्रीय लोकदल को, समाजवादी पार्टी को, जो कि वापस दोबारा से सत्ता में आने के लिए दर दर भटक रही हैं। इन समीकरणों पर, इस राजनीति के इस चेहरे पर का किसान यूनियन का जो आंदोलन है, किसानों का जो आंदोलन है, उसकी आड़ में मुस्लिम और जाट समीकरण को बनाकर फिर से सत्ता में वापस आने की जो कोशिश राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी कर रही हैं, वो मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। क्योंकि जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर के दंगे की हकीकत को देखा है, चाहे वो जाट हों या किसी और दूसरी हिंदू बिरादरी से हों, वो उस कॉम्बिनेशन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेंगे जिस कॉम्बिनेशन में उन्हें राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी फिट कराना चाहते हैं। बहरहाल इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है
बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।